हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके। तो आज क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट का लेक्चर लेकर मैं आया हूँ। यूनिट फर्स्ट जो हमारी मैथ की है वो है रियल नंबर। रियल नंबर। तो ये सारे नंबर जो होते हैं, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये नंबर्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये थोड़ा सा सीख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर हमारे क्या क्या होते हैं? इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो इंक्लूड कर दें दैट इज होल नंबर। तो यहाँ पे जीरो, बाकी यही 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। दिस इज द होल नंबर। तो हमारा नेचुरल नंबर होता है रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर आपने पढ़ा होगा। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर एक्चुअल में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे +1, +2, +3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। एक पॉजिटिव वैल्यू और दूसरी नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर हमारी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है। मीन्स इंटीजर नंबर जो हमारे होंगे आई से डिनोट करेंगे। ये इंटीजर नंबर +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर नंबर means a number which are positive as well as negative is called positive, means integer number। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाए उसे हम पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर नंबर्स कहते हैं। एक साथ में रिप्रेजेंट करना है। फिर रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, a number which represent in the form of p upon q, where q not equal to 0। A number which are represents in the form of p upon q is called rational number। Rational number which are represents p upon q। All the natural number, all the natural, whole number, integer number are rational number। All the natural, whole
इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर। सभी रेशनल होल नंबर इंटीजर नंबर कहलाते हैं। अब ये जो टर्मिनेटिंग होता है, फर्स्ट पॉइंट मान लो, सेकंड रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे मान लो 1/10 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1। टर्मिनेटिंग मीन्स वो वैल्यू खत्म हो जाए डेसिमल के बाद, कुछ डेसिमल के बाद उसकी वैल्यू यदि खत्म हो जाती है। 1/5 लिखा है तो 0.2 हो जाएगा। इस तरह से 1/4 लिखा है तो 0.25 हो जाएगा। इस तरह से ये सभी नंबर क्या हैं, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स डेसिमल के बाद वो वैल्यू खत्म हो जाए। रेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग but रिपीटिंग होना चाहिए। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग यदि है तो उसका रिपीटिंग होना जरूरी है। यदि ऐसा है तो रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए 1/3 हमने लिखा, लिखेंगे 0.3333। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये बढ़ता ही जाएगा, कहीं ये खत्म नहीं होगा, ये कहीं खत्म नहीं होगा। यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये कहीं खत्म नहीं होगा, 0.333 आता जाएगा। और रिपीटिंग मीन्स डेसिमल के बाद ये अपने आप को यदि रिपीट करता जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट इज रेशनल नंबर। सो दिस इज द रेशनल नंबर। तो पहला पॉइंट हमारा, सभी नेचुरल होल नंबर्स हमारे रियल नंबर रेशनल नंबर है और रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होना जरूरी है। यदि रिपीटिंग नहीं है तो फिर वो रेशनल नहीं होगा। मान लीजिए 2/6 हम क्या लिखेंगे, 0.3। ये भी 33 मीन्स ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर। So this is the condition for rational number, those numbers which are terminating, and if number are non-terminating then repeating, then therefore this is the rational number. Okay, तो इस तरह से ये हमारे रेशनल नंबर हैं। ओके, अब इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर those number which cannot represent in the form of P by Q is called irrational number. ऐसे नंबर जिसे हम P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5, पाई, etc। ये सभी, ये पाई है, पाई, इस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 3.14। इस तरह से ये पाई भी हमारा, पाई की वैल्यू भी इरेशनल है, ध्यान रखना है। √2, √3, √5 ये सभी क्या हैं, इरेशनल है, तो ये ध्यान रखना है। ये हमारा √2 है, इसकी वैल्यू 1.414। इस तरह से ये वैल्यू आगे की ओर बढ़ती जाएगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यदि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है तो वो क्या होती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। क्लियर है? ध्यान रखना आपको, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में, तो इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर। इसके बाद अभी रेशनल, इमेजिनरी नंबर भी होता है हमारा। कैसा नंबर? इमेजिनरी नंबर। बहुत सारे नंबर होते हैं लेकिन पहले रियल नंबर डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, collection of rational and irrational number is called ध्यान रखना रियल नंबर। जो हमारी यूनिट है, यूनिट का नाम है रियल नंबर। सो व्हाट इज रियल नंबर? कलेक्शन ऑफ रेशनल and irrational number, either rational number or irrational number is called real number। either rational number or irrational number, irrational number is called रियल नंबर। बहुत ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। आइदर रियल नंबर, रियल नंबर आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, या तो रेशनल है या तो इरेशनल है तो भी वो रियल नंबर कहलाएगा, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। मीन्स कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रेशनल है। रेशनल नंबर में अभी पीछे डिस्कस कर दिया है कि वो कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे और इरेशनल नंबर कौन कौन से कहलाएंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स चल रहे हैं। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, these numbers are even number। odd number, odd number कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस तरह से ये सभी क्या हैं? ऑड नंबर है। सो इवन नंबर, ऑड नंबर, दीज आर इवन एज वेल एज ऑड नंबर्स।
ओके, तो ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, छोटे छोटे मगर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि इनको आप भूल जाते हैं तो फिर आपसे वाइवा में, इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इनको ध्यान रखना है। अब हम इस फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले एक मेथड सीखने जा रहे हैं जिसे हम यूक्लिड्स लेमा मेथड के नाम से जानते हैं। यूक्लिड्स लेमा डिवीजन मेथड। तो EUCLIDS लेमा, LEMMA लेमा, डिवीजन DIVISION डिवीजन मेथड है। ध्यान रखना है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। वन क्वेश्चन आर ऑलवेज आस्किंग इन द बोर्ड एग्जाम। फाइंड यूक्लिड्स लेमा मेथड, यूक्लिड्स लेमा डिवीजन मेथड से व्हाट टू बी डिटरमाइंड, क्या फाइंड आउट करते हैं हम। सबसे पहले ये हमें जानना है, इस मेथड से हम फाइंड क्या करते हैं। तो इस मेथड से हम फाइंड करते हैं HCF। क्या फाइंड करते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने HCF फाइंड करने की मेथड्स 7th 8th 6th में पढ़ी होगी। दिस इज द डिफरेंट मेथड, वो अलग मेथड है, और यहाँ यूक्लिड्स लेमा मेथड इज डिफरेंट मेथड। तो हमें यहाँ पे HCF बिल्कुल आएगा वही आप किसी भी मेथड से करें, लेकिन यहाँ पे मेथड जो हमारी है, इस मेथड में हम जो यूज करने जा रहे हैं एक सिंपल फार्मूला A इक्वल टू BQ प्लस R। A इक्वल टू BQ प्लस R, where A and B are पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना है, जहां A और B पॉजिटिव इंटीजर होंगे और इसमें जो R की रेंज है वो क्या होगी, R हमेशा 0 से बड़ा, और ध्यान रखिएगा दिस इज द रेंज, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज। R की जो रेंज है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, B से छोटा होगा। B ये है, B की वैल्यू से हमेशा छोटा होगा। A क्या है, B क्या है और R क्या है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, हम फार्मूला लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह से यदि हम यहाँ पे फार्मूला लिखें तो BQ प्लस R। तो ध्यान से देखना है आपको, A क्या हो जाएगा, डिविडेंड, B क्या हो जाएगा, डिवाइजर, Q क्या हो जाएगा, क्वोशेंट, R क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। सो व्हाट इज A, डिविडेंड, व्हाट इज B, डिवाइजर, व्हाट इज Q, क्वोशेंट, व्हाट इज R, रिमाइंडर। R का मतलब रिमाइंडर, Q का मतलब क्वोशेंट, B का मतलब डिविडेंड और डिवाइजर, और A का मतलब डिविडेंड। तो इस तरह से हम जब भाग देते हैं तो भाजक भागफल धनशेष रहता है, भाजक गुणे भागफल धनशेष। इस तरह से डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल्स HCF कैसे फाइंड करेंगे, यूक्लिड्स मेथड से HCF कैसे निकालेंगे। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। 135 NCERT का, NCERT बुक
एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 125 एंड 225। हमारे पास दो वैल्यू हैं, इन दोनों में से हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स लेमा मेथड। ध्यान रखना है, यूक्लिड्स मेथड का यूज करके, बाकी नॉर्मल मेथड से तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उस मेथड का यूज करना है। तो मेथड हम यूज करेंगे कैसे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक चीज ध्यान रखना, इसमें r की जो लिमिट है वो ये रहेगी, और एक चीज ध्यान रखना है, a ऑलवेज ग्रेटर देन b। a ऑलवेज ग्रेटर देन b। अब दो वैल्यू जो दी जाएगी उसमें से एक वैल्यू छोटी होगी और एक बड़ी होगी। यदि इक्वल होगी तो उसका एचसीएफ वही हो जाएगा। मान लीजिए 2 और 2 दे दिया तो इसका एचसीएफ 2 ही रहेगा। अब ध्यान रखना है, एचसीएफ जब फाइंड करेंगे तो उनमें से एक वैल्यू छोटी और एक दूसरी वैल्यू बड़ी। जो बड़ी वैल्यू हमेशा ए होगा, छोटी वैल्यू हमेशा बी होगी। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 225, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 125। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कर लेंगे, बहुत इजी है। एचसीएफ तो निकालना है, तो देखिए कैसे लिखना है। 225 इक्वल, एक चीज ध्यान रखना, 225 इक्वल टू 125 गुणे। अब एक चीज ध्यान रखना है, 225 इक्वल टू 125 इंटू, अब यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये q और r आपके चेंज होते रहेंगे, q और r आपके चेंज होते। q कितना लेना है, r कितना लेना है, ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए 225। अब हमें ये ध्यान रखना है कि 125 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 225 हो जाए। 125 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि वो 225 हो जाए या 225 से कम रहे। जैसे आप डिवीजन करते हो तो मान लीजिए हम 3 मल्टीप्लाई कर दें, नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाई कर दें तो भी नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो आप 1 मल्टीप्लाई करो प्लस जितना बचे वो लिख दो। 125 इंटू 1, तो 225 में से 125 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 100। तो यहां लिख देंगे क्या 100, क्या लिख देंगे 100। ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। 225 इक्वल टू 125 लिखेंगे इनटू, यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे कि 125 को कितना मल्टीप्लाई करें कि 225 हो जाए या उससे कम हो। ध्यान रखना है, या उससे कम हो। तो 2 टाइम्स जा नहीं रहा तो 1 टाइम्स ले गए, प्लस जितना बचा, रिमाइंडर क्या होता है जितना बचता है, तो प्लस कितना बचा 100 हमने लिख दिया। अगेन अब ये प्रोसेस हम करेंगे, 125 लेंगे, 125 इक्वल टू, ध्यान रखना है, अब 125 इक्वल टू 100, जितना रिमाइंडर आएगा इनटू कितना मल्टीप्लाई कर दें इसमें, अब 1 से ज्यादा तो कर नहीं सकते, प्लस कितना बचा 25 बचा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले हम जितना हाईएस्ट वैल्यू है वो लेंगे और जितना छोटी वैल्यू वो लेंगे, मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर लिखेंगे। फिर सेकेंड स्टेप जब हम करेंगे तो जितना हमारा b होगा, b को इक्वेट करेंगे रिमाइंडर के साथ। तो अब फिर से देखेंगे कि 100 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 125 हो जाए, तो 1 ही करोगे। अब कितना आ गया ये, यहाँ 25 बचा, 100 इंटू 100 प्लस 25, तब ये आएगा 125। ठीक है ना, अब कितना हो जाएगा ये, मीन्स ये वैल्यू में से बराबर रहेगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ध्यान रखना। अब आपको फिर से लेना है 100 इक्वल टू 25 इंटू कितना
इसमें मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए, तो 4 प्लस 0, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। जब रिमाइंडर 0 हो जाए इसका मतलब यही हमारा अब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आई है इसका एचसीएफ हो जाएगा 25। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 25। एचसीएफ कितना हो गया 25। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब हम इसी में यदि 125 की जगह 135 कर दें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे समझें, कोई अलग नहीं है, बहुत इजी है। यदि मैं यहाँ 135 कर देता हूँ तो यहाँ 135 हो जाएगा और यहाँ 135 हो जाएगा। 135 इंटू 1 प्लस कितना बचा, अब यहाँ 90 बचेगा। कितना बचेगा 90, मतलब 135 प्लस 90 कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ आएगा 135, 135 और यहाँ आएगा 90, तो 90 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 5 9 4 13 135। अब यहाँ 90 को हम इक्वेट करेंगे, 45 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या आ गया 0। यदि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो एचसीएफ हमारा बी की वैल्यू हो जाएगी। एचसीएफ हमेशा ये होगी, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 45। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे आप उसको 2-3 स्टेप में तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ 0 ना आ जाए। 0 आ गया मीन्स उसका एचसीएफ करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 196 और 38 220। 196 और 38 220। अब इसको हम ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 38 220 और बी की वैल्यू हो जाएगी 196। ध्यान रखना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये आ जाएगा ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, तो ये हो जाएगा 38 220 बराबर 196 गुणे। अब 196 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें, 196 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि वो इतना आ जाए। तो ध्यान से देखें, मान लीजिए मैं 195 मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 196 में हम 195 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 5 × 30, 5 9 45, 48, 5 × 5 4 9, 9 6 54, 9 9 81, 81 5 86, 9 1 9, 9 8 17, 1 6 6, 9 9, 1 1 0, 8 4 12, 6 6 12, 8 20, 1 21, 22, 9 7 16, 9 7 16, 2 18। इसका मतलब ये सही है। तो 196 में हम 195 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, कुछ नहीं बचता। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ आ जाएगा 196।
इसका HCF कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा, मीन्स वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है ना। तो 196 और 38 220 में यदि हम 196 को 195 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है 0। इसका मतलब HCF हमारा 196 ही आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है इसमें भाई। क्या करेंगे, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 867 255, 867 और 255। इसको आप अच्छे से समझे। मान लीजिए कोई कंफ्यूजन बचा हुआ है तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। आप खुद ट्राई करें, इसको ट्राई करिए। सबसे पहले ट्राई करिए, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या होगी भाई 867 और बी की वैल्यू क्या होगी 255। जो वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू बड़ी है एक वैल्यू छोटी है, ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या लिखना है 867 इक्वल टू 255 255। अब हम 255 में कितना गुणा कर दें कि 867 हो जाए, तो 2 3 6 3 टाइम्स जाएगा करीब। 867 में हम 3 मल्टीप्लाई कर दें, 3 7 21 3 6 18 तो 20 और 3 24, सॉरी कहाँ मल्टीप्लाई करना है 255 में मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15 3 5 15 16 3 2 6 7 765 आया। कितना आया 765। हमें कितना चाहिए 867। तो 867 में से 765 माइनस कर दीजिए, जितना बचे 2 0 और 102 बच जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 102। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप अगेन करेंगे, 225 इक्वल टू 102 इंटू कितना मल्टीप्लाई कर दें, कितने बार जाएगा 2 बार, 3 बार तो जाएगा नहीं। तो 2 2 4 2 1 कम 2 204 हो गया। 204 225 में 204 घटा दें, 225 में 204 घटा दें, 225 में 204 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1 और यहाँ 2 मीन्स 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 21। अब क्या करेंगे 102 इक्वल टू 21 इंटू कितना मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखें 20 5 100 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 दूनी 10 105 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करिए तो 4 1 4 4 दूनी 8 84 हो जाएगा। 102 में से 84 घटा दीजिए, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ बचा 9 1 18 आएगा तो प्लस 18 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले 867 में 255 में कितना मल्टीप्लाई कर दे कि 867 हो जाए, नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 102 आ रहा है। इसी तरह फिर 225 को लिया तो 102 कितना मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स किया, रिमाइंडर 21 बचा। 102 लिया 21 में 4 मल्टीप्लाई 18 बचा। अब 21 लेंगे, 21 इक्वल टू 18 इंटू कितना मल्टीप्लाई कर दें 1 करेंगे प्लस कितना बचा, कितना बचा भाई ध्यान से देखें 3 बचा, लिख दें। अगला 18 लेंगे तो 3 इंटू कितना मल्टीप्लाई कर दें 6 प्लस 0 बच जाएगा। इस तरह से इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। दिस इज द HCF। इस प्रकार से
कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसको हम इजी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी मेथड। एक एग्जांपल में और लेते हैं। बहुत सिंपल। इफ D is the SCF 45 and 27, अच्छा एग्जांपल लेते हैं। इफ D is the SCF of 45, D is the SCF of 45 and 27, यदि D 45 और 27 का SCF है, then find the value of x and y for given relation D equal to 27x plus 45, 27x plus 45y। ध्यान देना है, क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा कि D is the SCF of 45 and 27, D जो है वो 45 और 27 का SCF है। यदि वो है तो x और y की वैल्यू यहाँ से निकालना है। ये रिलेशन दिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 45 दिया है और 27, तो A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 45 और B की हो जाएगी 27। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला 45 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 27, 45 में 27 घटा दीजिए, 15 में 7 गए, 8, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। अब यहाँ पे 27 इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा? 9। अब यहाँ पे 18 इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 0, तो इसका SCF कितना आ जाएगा भाई? SCF आ जाएगा 9। इसका मतलब D की वैल्यू क्या आ गई? D की वैल्यू क्या आ गई? 9। क्लियर है? तो SCF आ गया। अब रिलेशन जो गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है? तो D इक्वल टू 27x प्लस 45y। अब हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग D हमारा 9 है, 9 इक्वल टू 27 इंटू 1। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9 इक्वल टू 27 इंटू 1 माइनस कितना बचा? ध्यान से देखिए, यहाँ ये ज्यादा हो गया है, तो 27 में से कितना माइनस कर दें? 18। तो कितना हो जाएगा वो? 9। ये बराबर होना चाहिए। हम इसको किस तरह से लिख रहे हैं? 9D की जगह 27 इंटू 1 माइनस 18। तब तो ये D ये आपको इक्वल करना है, ये वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए। अभी इससे हमको नहीं मतलब है, हमने D की वैल्यू रख दिया 27 इंटू 1 माइनस जितना बचा 18 लिख दिया। अब यहां से देखें, इस रिलेशन को हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो ये 27 इंटू 1 माइनस 18 को हम कैसे लिखें इतना कि वो 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 माइनस कितना? 45 में से कितना घटा दें कि 18 हो जाए? तो 27। हमने इस 18 को इस तरह से लिखा, यहाँ पे 45 था, 45 इंटू 1 माइनस 27, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू 1 माइनस
इसको यदि हम ओपन करें, यहाँ इंटू 1 लिख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 45 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 1, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये 27 और 27 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 27, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 27 गुणे 2 माइनस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर लें 45 गुणे माइनस 1। अब यहाँ से कंपेरिजन कर लें, d इक्वल टू 27x प्लस 45y, तो कंपेरिजन कर लीजिए तो x की वैल्यू आपको x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1। इस तरह से हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी दे सकता है, PQ दे सकता है, जो भी आपको गिवन हो उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको घर में बैठ के अच्छे से नोट्स बनाइए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें एनसीईआरटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हम देखते हैं। एनसीईआरटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट, सेकेंड प्रॉब्लम है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 अथवा 6q प्लस 3 अथवा 6q प्लस 5, वेयर q इज द सम इंटीजर। आपको ये शो करना है कि ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ऑड इंटीजर्स हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। हमारे पास जो फार्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से, r की वैल्यू, r की जो रेंज है वो 0 से लेके कहां तक होगी इसके हिसाब से, लेस देन b होना चाहिए। r ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन b, ये फार्मूला है, b से कम। तो यहाँ पे हम ध्यान दें तो b की वैल्यू सभी में क्या है, 6 है। तो r की जो रेंज होगी वो 0 से लेके लेस देन 6 होगी। b की वैल्यू क्या है, मीन्स r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटी वैल्यू। तो सबसे पहले देखें r इक्वल टू 0 पे आपको कौन सा रिलेशन मिलेगा। r इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q प्लस r, यहाँ पे हम इसको 6q प्लस r भी लिख सकते हैं। तो एक r इक्वल टू 0 पे 6q मिलेगा, r इक्वल टू 1 पे मिलेगा 6q प्लस 1, r इक्वल टू 2 पे मिलेगा 6q प्लस 2, r इक्वल टू 3 पे मिलेगा 6q प्लस 3। इसी तरह से r इक्वल टू 4 पे मिलेगा 6q प्लस 4, r इक्वल टू 5 पे मिलेगा 6q प्लस 5। तो यहां से ध्यान देना है कि एक ऑड और एक इवन नंबर्स आ रहे हैं, हमें ये बताना है कि क्या ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड और ये वाला थर्ड। सो r इक्वल टू 1 3 5, r की वैल्यू ऑड है, जिस पे हमें क्या मिल रहा है, ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसका मतलब ये रिलेशन सही है। जो आपसे पूछा था वो करेक्ट है। आपसे पूछा सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये शो करना था, इस तरह से इसको हम शो कर देंगे। तो आपको किस तरह से शो करना है, इक्वेशन फर्स्ट थर्ड,
और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विच रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड represents या shows the term 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are odd positive integers। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शो करते हैं और ये और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यही क्वेश्चन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा होता तो ये और ये हो जाता। तो ऑड पूछा था तो ऑड रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ऑड वैल्यू पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह से और कोई भी क्वेश्चन जो आपको गिवन हो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला लेक्चर हमारा अगला टॉपिक पे होगा, इसको आप अच्छे से कर लें। कोई डाउट होता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैथ में। ओके, थैंक यू।